बच्चों, आज हम लोग बायो के सेकेंड चैप्टर में आते हैं। दूसरे पाठ में जीव जगत का वर्गीकरण है। जीव जगत का वर्गीकरण विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया। सबसे पहले हम वर्गीकरण के इतिहास के बारे में जानेंगे कि ये वर्गीकरण की प्रक्रिया कब से शुरू हुई, किसके द्वारा शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई। जीव जगत का वर्गीकरण हमारे भारतवर्ष के वैदिक ग्रंथों में आज से लगभग 2500 ईसा पूर्व दिया गया, जिसमें 740 पौधों के बारे में और 250 जंतुओं के बारे में उल्लेख मिलता है। इनके बारे में बताया गया। इन पौधों का जो उपयोग था विभिन्न औषधीय क्षेत्र में किया गया। इसके बाद हमारे देश में आयुर्वेद के जो है उद्गम बहुत पहले से है, आचार्य धन्वंतरी से। भगवान धन्वंतरी ने ही आयुर्वेद की स्थापना की। आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी को माना जाता है। इसके बाद सुश्रुत और चरक ने वनस्पतियों से विभिन्न प्रकार की औषधियों का निर्माण किया और मानव जाति के कल्याण में उनका प्रयोग किया। तो सुश्रुत संहिता आचार्य सुश्रुत द्वारा लिखा गया है, जिन्होंने जीवों का वर्गीकरण 2 वर्ग में किया। नंबर 1 स्थावर और दूसरा जंगम। ये वैदिक क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण जो जीवों का वर्गीकरण किया गया वैदिक कालीन युग में, उसके बारे में आपको हम बता रहे हैं। स्थावर का मतलब है जो स्थिर होते हैं, जैसे पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ स्थिर होती हैं, जिसको जड़ भी कहा जाता है। और चेतन माने जंगम, जिनमें जो चलायमान होते हैं, जिनमें मोशन होता है, लोकोमोशन होता है, जो गति करते हैं, चलते फिरते हैं, उसको हम जंगम कहा जाता है। तो सुश्रुत ने अपने सुश्रुत संहिता, जो उनकी पुस्तक है सुश्रुत द्वारा लिखी गई, उनमें जीवों को 2 भागों में बांटा, स्थावर और जंगम। स्थावर में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और वनस्पतियों का उन्होंने वर्णन किया, और जंगम में विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का अध्ययन किया, उनका वर्णन किया। इसके बाद हम चलते हैं वर्गीकरण के अगले प्रक्रिया में। आचार्य ये महर्षि पाराशर, जिनका उल्लेख आप महाभारत में जानते हैं, महाभारत में पाराशर का उल्लेख है। तो पाराशर ने एक पुस्तक लिखा वृक्षायुर्वेद, जिन्होंने इस पुस्तक में वृक्षायुर्वेद नामक पुस्तक में विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधों का वर्णन किया, जिनका प्रयोग विभिन्न रोगों के निदान में किया जाता था। इसके बाद आचार्य चरक संहिता लिखे। इस चरक संहिता में विभिन्न औषधीय पौधों के बारे में वर्णन किया। चरक के बाद आते हैं हिप्पोक्रेट्स, जो ये प्रथम ऐसे विदेशी हैं जिन्होंने जीवों का वर्गीकरण किया, जो लगभग 460 ईसा पूर्व से 377 ईसा पूर्व में थे। बिफोर क्राइस्ट है, BC। इन्होंने जीवों को उनके आवास, उनके व्यवहार के आधार पर वर्गीकृत किया। अरस्तु, जिन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है, अरिस्टोटिल, इनका कार्यकाल, जीवन काल 384 से 322 ईसा पूर्व था। इन्होंने पुस्तक लिखा हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम में अरस्तु ने रुधिर के रंग के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया। तो प्रथम वर्गीकरण किया गया अरस्तु के द्वारा, जो एक सिस्टमेटिक वर्गीकरण था। इसलिए वर्गीकरण के पितामह अरस्तु को कहा जाता है, जबकि आधुनिक वर्गीकरण के पिता जनक कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। तो अरस्तु ने रुधिर के रंग के आधार पर जीवों को 2 वर्ग में बांटा। एक वे प्राणी या वे जीव जिनके रुधिर का रंग लाल होता था,
उनको इनाइमा, ENAIM में इनाइमा कहा जाता है। उन्होंने इनाइमा के नाम से जाना जिनका रुधिर लाल वर्ण का था। इनमें पुनः दो वर्ग बनाया उन्होंने, एक विविपेरी और दूसरा ओविपेरी। विविपेरी का मतलब है जो शिशु को जन्म देता हो, अर्थात जरायुज। दूसरे हैं ओविपेरस, ऐसे प्राणी जो अंडज होते हैं, अर्थात सीधे शिशु को जन्म न देकर ये अंडे को उत्पन्न करते हैं, फिर अंडे से चूजे निकलते हैं या बच्चे निकलते हैं। दूसरा है एनाइमा, इनाइमा जिनका ब्लड रेड होता है, लाल रंग का। दूसरा है एनाइमा जिनमें रुधिर रंगहीन होता है, कलरलेस ब्लड। वो कौन से जीव हैं? इनवर्टिब्रेट, अकशेरुकी प्राणी हैं जिनके रुधिर का लाल रंग नहीं होता है, जैसे जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं आज या मोलस्कस हैं, इनका रुधिर रंगहीन होता है। हीमोग्लोबिन के स्थान पर हीमोसाइनिन पाया जाता है, तो अब हम लोग जानें। लेकिन उस समय अरस्तु के समय, ये 322 ईस्वी पूर्व की बात है, उन्होंने बहुत बड़ा ये एक वर्णन किया, कार्य किया है वर्गीकरण का, जिन्होंने सर्वप्रथम रुधिर के रंग के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया। इसके बाद आता है नंबर थियोफ्रेस्टस का। थियोफ्रेस्टस जिन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, इन्होंने ही बॉटनी शब्द का प्रयोग किया, बॉटनी की नींव डाली। तो थियोफ्रेस्टस जिनका जीवन काल 370 से 285 ईसा पूर्व था, इन्होंने एक पुस्तक लिखा हिस्टोरिया प्लेंटेरम। हिस्टोरिया प्लेंटेरम में इन्होंने 480 प्रकार के पौधों का वर्णन किया। वे पौधे जो शाक के रूप में, झाड़ी के रूप में और वृक्ष के रूप में, इन 3 वर्गों में बांटा था विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों का। अब आगे चलते हैं आधुनिक काल का वर्गीकरण कहाँ से स्थापित हुआ, कौन प्रारंभ किया। आते हैं कैरोलस लिनियस के बारे में हम जानकारी आगे प्राप्त करते हैं। बच्चों, वर्गीकी के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कार्य करने वाले वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस हैं, जिन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या वर्गीकी के जनक, आधुनिक वर्गीकी के जनक कौन हैं? कैरोलस लिनियस। जबकि वर्गीकी के पितामह कौन हैं? अरस्तु। कैरोलस लिनियस जिनका जीवन काल 1707 से 1778 ईसा पूर्व था, इन्होंने 1753 में पुस्तक लिखा सिस्टेमा नेचुरी। इस सिस्टेमा नेचुरी में 1.2 मिलियन जंतु और 0.5 मिलियन वनस्पतियों का वर्णन किया। एक बड़े रूप में वर्गीकरण करने का कार्य कौन किया है? कैरोलस लिनियस। हालांकि इनका वर्गीकरण कृत्रिम पद्धति पर आधारित था, जो सीमित लक्षणों के आधार पर जीवों का उन्होंने वर्गीकरण किया, वो आगे आपको बताएंगे। अब हम पढ़ेंगे वर्गीकरण के प्रकार। अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के प्रकार। वर्गीकरण 3 प्रकार के होते हैं। जीवधारियों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया। नंबर 1 कृत्रिम वर्गीकरण, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। दूसरा है प्राकृतिक वर्गीकरण या नेचुरल क्लासिफिकेशन। तीसरा है जाति वृत्तीय वर्गीकरण या फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। नंबर 1 पर आते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन या कृत्रिम वर्गीकरण। कृत्रिम वर्गीकरण के प्रवर्तक कौन थे? प्लानी द एल्डर 23 से 79 ईस्वी में इन्होंने ये कार्य किया। इन्होंने जो वर्गीकरण किया, कृत्रिम वर्गीकरण के अंतर्गत जीवों के सीमित लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण किया, जैसे उनका हैबिट एंड हैबिटेट, स्वभाव एवं वासस्थान, कहाँ पाए जाते हैं, कैसा उनका व्यवहार होता है, कितने वातावरण में, किन किन वातावरण में वो उग सकते हैं, इस आधार पर उड़ने वाले, न उड़ने वाले, जलचर हैं, थलचर हैं या नभचर हैं। इस आधारों पर, इन सीमित लक्षणों के आधार पर
इनका वर्गीकरण किया प्लानी द एल्डर ने। इसमें दोष उत्पन्न हुआ। कृत्रिम वर्गीकरण के दोष क्या हैं? इस लक्षण के आधार पर हम उनके समस्त गुण एवं व्यवहार के बारे में हम नहीं जान पाते। ऐसे बहुत से प्राणी हैं जो उड़ते हैं लेकिन आपस में समान नहीं हैं। जैसे पक्षी उड़ते हैं जो पक्षी वर्ग के हैं, लेकिन स्तनधारी भी उड़ता है जैसे चमगादड़। तो पक्षी और चमगादड़ में कोई समानता नहीं है। सिर्फ उड़ने के आधार पर एक साथ इनको रख देना ये न्याय संगत नहीं है, इसलिए ये आगे नहीं चल पाया, असफल रहा। दूसरा है प्राकृतिक वर्गीकरण, नेचुरल क्लासिफिकेशन। यह वर्गीकरण काफ़ी हद तक संतोषजनक रहा और आज भी जितने हर्बेरियाँ हैं ये प्राकृतिक वर्गीकरण के आधार पर ही आधारित हैं। इसके प्रवर्तक बेंथम और हुकर हैं। बेंथम और हुकर ने जीवों के आकार, उनके मॉर्फोलॉजी, शारीरिकी, उनके एनाटॉमी, जड़, तना, पत्ती, पुष्प के लक्षणों के आधार पर उनका वर्गीकरण किया। बेंथम और हुकर का कार्यकाल 1817 से 1911 ईस्वी में था। इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्गीकरण का सिद्धांत दिया जो आज भी प्रासंगिक है। तीसरा है जातिवृत्तीय वर्गीकरण। हालांकि प्राकृतिक वर्गीकरण जातिवृत्तीय वर्गीकरण पर आधारित नहीं है। इनमें भी कुछ दोष है जो विकासीय संबंधों को प्रकट नहीं करता। अतः जातिवृत्तीय वर्गीकरण, फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण जो किया गया एडोल्फ एंगलर और ए.ई. प्रेंटल द्वारा दिया गया, जो जर्मन बॉटनिस्ट थे, जर्मनी के वनस्पति शास्त्री थे। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखा डाई नेचुरलाइकेन फ्लेंजेन फैमिलियन। इन्होंने शैवालों से लेकर आवृतबीजी, शैवाल थैलोफाइट्स हैं, आगे आप लोगों को बताया जाएगा, और आवृतबीजी जो बीज युक्त, जिनके बीज चारों ओर से किसी एपिकार्प और इंडोकार्प से, मतलब वाह्य फल भित्ति से ढके होते हैं, उसको कहते हैं आवृतबीजी। जैसे आम है, बेर है, जो हमारे आसपास जितने फल हैं सब आवृतबीजी हैं। इन्होंने वर्गीकरण किया जो उनके विकासीय संबंधों के ऊपर आधारित था। पहले सरल से जटिल की ओर विकास हुआ है और डार्विन का जो सिद्धांत दिया गया, इससे जातिवृत्तीय वर्गीकरण को और बल मिला, जो आज भी प्रासंगिक है। और इसी जातिवृत्तीय वर्गीकरण पर ही आगे जितने वर्गीकरण है हम पढ़ते हैं।